वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के 2018 के एनुअल के द्वितीय पाली में पूछे गए साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज पार्ट 2 है। कल हमने इसका पार्ट 1 देख लिया था जिसमें हम लोग 1 से 20 तक के प्रश्न को डिस्कस कर चुके थे। आज हम 20 से 21 तक के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंध है। तो देखिए प्रोपेन यानी C3H8 का संरचना सूत्र हमारा इस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच और कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितने बंधन है। तो देखिए कार्बन कार्बन के ये हमारा पहला बंध हो गया, ये हमारा दूसरा बंध हो गया, ये हमारा तीसरा बंध, ये चौथा बंध, ये पाँचवा बंध, ये छठा बंध, ये सातवां बंध, ये हमारा आठवां बंध, ये हमारा नौवां बंध, ये हमारा 10वां बंध। तो इस प्रकार देखें कि प्रोपेन के संरचना सूत्र में कुल कितने बंध होते हैं, 10 बंध होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ से बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार यानी परमाणु का साइज क्या होता है। देखिए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए ए पीरियोडिक टेबल है हमारा, ये हमारा कौन है, यानी ये हमारा बाईं ओर है, ये हमारा क्या है, दाईं ओर है। क्या है, दाईं ओर। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि यदि हम क्या है बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो देखिए क्या है, परमाणु का साइज पहले बड़ा था, फिर क्या है धीरे धीरे ये परमाणु का साइज क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो यानी बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है, परमाणु का साइज घटता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही पूछता है कि हमारा ऊपर से नीचे, क्या पूछता है, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे छोटा था और धीरे धीरे परमाणु का साइज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यही चलते बढ़ते जा रहा है, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेलों की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ पे सेल की संख्या 1 होगा, इसमें सेल की संख्या 2 होगा, इसमें 3 होगा। यानी नंबर ऑफ सेल की संख्या बढ़ने के कारण क्या है कि इसका साइज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होते जाता है। तो यदि बायां से दायां पूछे तो परमाणु का आकार क्या होगा, घटेगा, परमाणु का आकार घटेगा। और फिर यदि ऊपर से नीचे पूछे तो परमाणु का जो आकार है हमारा बढ़ेगा। लेकिन प्रश्न में हमारा पूछ रहा था बाईं से दाईं, यानी तो बाईं से दाईं क्या होगा, परमाणु का साइज घटता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और जिसकी संख्या हमारा कितना है, 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितना है, 18 है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यही क्षैतिज कतार पूछता है, तो क्षैतिज कतार को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। जिसकी संख्या कितना है हमारा, 7 है। तो इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है हमारा ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम वर्ग बोलते हैं जिसकी संख्या 18 है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक छात्र है जो जांच प्रखंडनली के लिए क्या लेता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक के कुछ बूंद डालता है, तो निम्नलिखित में से कैसा रंग दिखेगा। तो जब ये डालेगा तो उसको रंग दिखेगा नीला दिखेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है NaCO3 एक कैसा क्षार है, दुर्बल क्षार है। जब एक छात्र इसके विलयन में सार्वभौमिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलाता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जब मैग्नीशियम के फित्ता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ किस कलर की होती है। तो इसका होता है चमकीला उजला होता है। देखिए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा मैग्नीशियम के फित्ता को लैब में जलाया गया है, तो देखिए कैसा कलर दिख रहा है, वाइट उजला यानी चमकीला उजला दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक जांच प्रखनली के लिए लिए गए विलयन में क्या है, लोहा के कील को डुबाया जाता है। यानी एक प्रखनली है जिसमें क्या है जांच करने के लिए लिया जाता है, उसमें लोहा के कील को डुबाया जाता है और आधा घंटे के बाद देखा जाता है कि विलयन का रंग क्या हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। तो प्रखनली में विलयन था। तो देखिए यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है, इसके माध्यम से प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है हमारा एक प्रखनली है जिसमें क्या है कि एक क्या है लोहा का काटी, ये हमारा क्या है लोहा का कील, लोहा का क्या है कील है, तो उसी को बोलते हैं Fe। ऐसे वो किस में डाला गया, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला है। तो पहले इसका कलर कैसा था, नीला था। और जैसे कुछ देर के बाद यानी आधा घंटा के बाद यानी 30 मिनट के बाद देखा गया तो इसका रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। तो हरा किसके कारण हो गया, फेरस सल्फेट बनने के कारण हो गया। तो पूछ रहा है कि प्रखनली में मैंने कौन सा विलयन था, तो कौन सा विलयन था हमारा कॉपर सल्फेट था। तो विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, कौन सा विलयन का यानी कॉपर सल्फेट का किस में बदल गया, फेरस सल्फेट में। और यह क्रिया कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अवक्रिया, विस्थापन अवक्रिया है। देखिए इसमें हो गया क्या था, Fe था और किसका विलयन में डाला गया CuSO4
के विलयन में डाला गया तो क्या था, Fe है जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है और कॉपर है जो हमारा कम अभिक्रियाशील धातु है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या होगा, Fe है जो कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, तो बना देगा FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बना देगा और हमारा क्या बन जाएगा, कॉपर को अलग कर देगा। तो कैसा अभिक्रिया है, हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। तो कौन सा विलयन में डाला गया था लोहा के किल को, कॉपर सल्फेट के विलयन में, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका कलर कैसा था, नीला, और बनाया फेरस सल्फेट तो इसका कैसा हो गया, हरा। देखिए साफ साफ यहाँ फिगर में दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने में यानी ब्लड प्रेशर को मापने में किया जाता है। तो इसको किया जाता है क्या, स्फाइगोनो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कैसे सही हो जाए। देखिए इस प्रकार दिखता है हमारा, देखे होंगे डॉक्टर के पास, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फाइगनो मैनोमीटर बोलते हैं। इसी से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर यानी बीपी को नापते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान पर रक्तस्राव यानी रक्त बह रहा है उसके मार्ग में रक्त का थक्का बनाने का कार्य करेगा। जो रक्त का थक्का बनाने का काम करता है हमारा क्या करता है, प्लेटलेट्स करता है, यानी प्लेटलेट्स करता है, इसी को रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे अपटू ग्रंथि है, इसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता है, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, इसमें सारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सोडियम की आवश्यकता होता है, क्लोरीन की भी आवश्यकता है और फास्फोरस की, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। देखिए संतुलन बनाए रखने का काम हमारा सेरिबेलम का होता है। देखिए यहाँ पे है, इस यही है हमारा, यही है जो हमारा शरीर को संतुलन बनाए रखता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं। इसी को सेरिबेलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क बोलते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग है जो शरीर के संतुलन बनाने में मदद करता है, बनाए रखता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेरिबेलम बोलते हैं, तनु मस्तिष्क, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पादप हार्मोन में साइटोकाइनिन सहायक होता है। देखिए साइटोकाइनिन है जो हमारा तना के वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। फिर देखिए और भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि पुरोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, ऑक्जिन होता है। कौन होता है, ऑक्जिन होता है। देखिए कोई भी पादप प्रकाश की ओर मुड़ रहा है तो इसके लिए भी जिम्मेदार कौन होता है, हमारा ऑक्जिन होता है। लेकिन यहाँ साइटोकाइनिन पूछ रहा था तो तने की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो देखिए ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो हाइड्रा हो, क्या हो, हाइड्रा, हाइड्रा हो या हमारा ईस्ट हो, तो ये दोनों में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, हमारा मुक्कलन विधि द्वारा होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रा का फिगर भी दिखाया गया है। जैसे देखिए इसमें क्या है, पहले हमारा क्या है, बर्ड निकला, धीरे धीरे बर्ड क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें जो ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं टिंटिकल्स, या इसी को स्पर्शक बोलते हैं। तो पूछेगा हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो स्पर्शक पाया जाता है। आई फिर जनक कोशिका से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसमें किसके द्वारा प्रजनन हो रहा है, मुकुलन द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो परागकण कौन बनाता है, तो हमारा पुंकेसर वाला भाग ही हमारा क्या बनाता है, परागकण बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी फूल के कौन भाग परागकण बनाता है, तो पुंकेसर, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन मानव के मादा जनन यानी मादा जनन अंग का भाग नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, नर एवं मादा जनन तंत्र का फिगर दिखाया गया है। इसमें क्या है, ए हमारा ए वाला और ए वाला, यानी जो ए हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका बोलते हैं। फिर हमारा ए वाला जो हिस्सा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे ए वाला हिस्सा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग फैलोपियन नलिका, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे है कि अंडाशय, फिर हमारा गर्भाशय और डिम्ब वाहिनी, ये तो हमारा मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। लेकिन शुक्रवाहिका है जो हमारा क्या है, नर जनन तंत्र का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तब वंशागत नियमों का प्रतिपादन हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने किए थे। और किस पौधा पर किए थे, मटर का पौधा पर किए थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंशागत नियम का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने कब किया था, 1866 में किया था।
और किस पे किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग के आधार पर किया था। देखिए यहाँ पर ग्रेगर मेंडल साहब का फोटो दिखाया गया है, इसमें मटर के पौधे पर क्या कर रहे हैं, अपना रिसर्च कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने किए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्त्री में लिंग गुणसूत्रों का युग्म होता है। तो स्त्री में जो होता है लिंग गुणसूत्रों का जोड़ा होता है, जो हमारा एक्स एक्स होता है, हमारा किस में होता है, स्त्री में होता है। और एक्स वाई हमारा किस में होता है, पुरुष में होता है। लेकिन ऑप्शन में हमारा पूछ रहा था स्त्री, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्त्री में लिंग गुणसूत्रों का युग्म क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और पुरुषों में क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंड का परीक्षण, यानी मंड का परीक्षण के लिए हरी पत्ती को आयोडीन के घोल में डालने से पहले इसको क्या किया जाता है, अल्कोहल में उबाला जाता है। तो अल्कोहल में उबालने का कारण क्या है, तो देखिए इसमें सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्कोहल में उबालने का कारण है, इसमें ऐसा करने से मंड को घोलने के लिए भी किया जाता है, और क्लोरोफिल को घोलने के लिए भी किया जाता है, और पत्ती को मुलायम करने के लिए भी किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हरी पत्ती को आयोडीन में डालने से पहले अल्कोहल में उबालने का मुख्य कारण है कि पत्ती के क्लोरोफिल को घोलने में मदद करता है। इसके अलावा क्या है, पत्ती को मुलायम भी बनाता है ताकि आयोडीन आसानी से पत्ती के अंदर प्रवेश कर सके। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। सबसे पहले कितना पर देखा जाता है, 10x पर, याद रखिएगा 10x पर जूम करके देखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो देखिए एक प्रश्न पहले भी 2 बार आ चुका है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे दो तंत्रिका तंत्र आपस में जुड़ते हैं उसके खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला तंत्रिका तंत्र है, इसी के आगे दूसरा तंत्रिका तंत्र होगा, और जिसके माध्यम से जुड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए इसको आहार श्रृंखला से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए बकरी है, तो बकरी के तो गाय कभी खाएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं। देखिए घास है, तो घास को गेहूँ खाएगा नहीं, ये भी खत्म हो गया। फिर देखिए घास को बकरी खाएगा, और बकरी को कौन खा जाएगा, मानव खा जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है, जैसे आहार श्रृंखला में घास को कौन खाया, घास को हमारा बकरी खाया, और बकरी को कौन खा गया, मानव खा गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा आज का 20 प्रश्न खत्म हो चुके, तो जितना हम लोग पढ़े उसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला हम लोग पढ़े कि प्रोपेन यानी C3H8 में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, तो कितने होते हैं, 10 होते हैं। फिर हमने देखा कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का क्या हो रहा था, घट रहा था। यही ऊपर से नीचे पूछता, तो वहाँ यानी ऊपर से नीचे तो परमाणु का साइज क्या होगा, वहाँ पे हमारा बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। फिर हमने देखा कि आधुनिक आवर्त सारणी में उदार स्तंभों को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, जिसकी संख्या कितना है, 18 है। फिर हमने देखा कि एक छात्र था जो परखनली में सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में क्या मिलाया, सार्वभौम सूचक का कुछ बिंदु मिलाया, तो उसका रंग कैसा हो गया, नीला हो गया। फिर अगला प्रश्न हमने देखा कि जब मैग्नीशियम के फित्ता को जलाया जाता है तो उसका आग के लौ होता है, जो फिगर के माध्यम से हमने देखा कैसा होता है, चमकीला उजला होता है। फिर हमने देखा कि एक परखनली के लिए विलयन में एक लोहा के कील को डुबाया गया, और फिर इसको आधा घंटा के बाद देखा गया तो उसका रंग क्या हो गया था, परिवर्तित हो गया था। तो उस परखनली में किसका विलयन था, तो कॉपर सल्फेट का विलयन था, जो बदल गया था किसमें, FeSO4 में, इस यानी फेरस सल्फेट। इसका रंग कैसा हो गया था, हरा हो गया था। और कॉपर सल्फेट था जो कैसा था हमारा, नीला था। फिर हमने देखा था कि कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब यानी बीपी को मापने में करते हैं, तो हम लोग किसको करते हैं, स्फेगमो मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। हमने अगला प्रश्न देखा कि रक्त का कौन सा अवयव है जो घायल स्थान पर रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो कौन करता है, प्लेटलेट्स, इसी को रक्त विमानु भी हम लोग बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एप्टो ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो ऐसे तो जनरली आयोडीन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमारा सोडियम, क्लोरीन तथा फास्फोरस तीनों की आवश्यकता होती है। फिर हमने पढ़ा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है, तो ऑप्शन में हम लोग हिंदी में दिया हुआ था अनुमस्तिष्क, और इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। यही हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। फिर हमने देखा कि पादप हार्मोन में साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक होता है, तो
तने की वृद्धि के लिए सहायक होता है। फिर हमने देखा कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा होता है। फिर हमने देखा कि पुष्प में कौन सा भाग परागकण बनता है, मानी कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो कौन बनाता है, तो पुंकेसर बनाता है। फिर हमने देखा कि अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका तथा डिंब वाहिनी में कौन है जो मादा जनन का भाग नहीं है। देखिए अंडाशय, गर्भाशय तथा डिंब वाहिनी ये मादा जनन का हिस्सा है, लेकिन शुक्रवाहिका है जो मादा जनन का हिस्सा नहीं है। फिर हमने देखा कि वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। किस पे किए थे, मटर के पौधा पर किए थे। फिर हमने देखा कि स्त्री में लिंग गुणसूत्रों का जुम को क्या कहते हैं, इसका एक्स एक्स होता था। यही पुरुष में पूछता, किस में पूछता, पुरुष में पूछता तो हम लोग एक्स वाई बताते। फिर हमने देखा कि मंड के परीक्षण के लिए हरी पत्ती में आयोडीन डालने से पहले इसको किस में उबाला जाता है, अल्कोहल में उबाला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए तथा पत्ती को मुलायम बनाने के लिए। फिर हमने पढ़ा कि सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितना पर देखा जाता है, तो 10x जूम पर देखा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि जहाँ पे दो तंत्रिका कोशिका का मध्यखाली स्थान होता है उसे हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। फिर हमने देखा कि घास, बकरी, मानव, तो एक कैसा श्रृंखला है, तो एक प्रकार का आहार श्रृंखला था। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।